सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमें पता है कि ये हमारी क्या है, ये हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इससे पहले 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप सीधा डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो सबसे पहले आप जो इससे पहले हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी, दैट इज एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जो ये हम करेंगे, जो हमने कंसेप्ट किए थे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, उन्हीं कंसेप्ट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कंसेप्ट सेम होंगे। मैंने वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट समझा दिए, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट को नहीं समझेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने वो कंसेप्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे आए हो तो सबसे पहले आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की वीडियो देखो। ओके, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। और फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज होना। ठीक है ना, इससे पहले हमने किया था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब इंक्रीज होना, कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होना। यह है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें क्या होना? डिक्रीज होना। फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमने इंक्रीज किया था ना, ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। और इवन इसकी बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की भी एप्लीकेशन है, बट इसकी एप्लीकेशन उससे भी ज़्यादा है। इसकी एप्लीकेशन क्या, उससे भी ज़्यादा है। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे ओशंस हैं, अगर हमारा जो टेम्परेचर है, अगर हमारा टेम्परेचर, हमें पता है कि उसके अंदर क्या है? वाटर है। अगर टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री से कम होगा, अगर टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री, उससे क्या होगा? कम हो जाएगा। तो जो हमारा वाटर है, वाटर क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? वो फ्रीज हो जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। बट जो हमारे ओशंस हैं, ओशंस फ्रीज नहीं होते। टेम्परेचर -5 डिग्री हो गया, बट फिर भी ओशंस हैं जो वो क्यों क्या रहे हैं? वो फ्रीज ही नहीं हो रहे। वो फ्रीज ही नहीं हो रहे। किस फिनोमेनन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो चुका है? कम हो चुका है। वो -5 पे, -0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होंगे? फ्रीज ही नहीं होंगे। आप देखोगे ओशंस फ्रीज ही नहीं होते आसानी से, ओशंस फ्रीज ही नहीं होते। उसका रीजन यही है कि जो उनका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कि जैसे लेट्स से कि हम यहाँ से मनाली गए हैं घूमने, हम यहाँ से गाड़ी में मनाली गए हैं घूमने, तो हम यहाँ पे करनाल से गए हैं, मनाली गए हैं घूमने। अब देखो यहाँ पे तो हम दिन में गए हैं यहाँ से, ठीक है, और मनाली गए हैं। रात को हमने मनाली गाड़ी लगाई पार्किंग में, और जब हम सुबह उठे वहाँ पे टेम्परेचर क्या था? वहाँ पे टेम्परेचर था लेट्स से कि -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। वहाँ पे टेम्परेचर कितना था? -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब देखो, जो हमारी गाड़ी के अंदर, जो रेडिएटर के अंदर पानी होगा, जो गाड़ी में जो रेडिएटर होता है ना, जहाँ पानी डालते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे पानी होगा, वो पानी तो क्या हो जाना चाहिए? फ्रीज होगा। पानी क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पानी क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। अगर हम गाड़ी को जो सेल्फ ऑन करेंगे, गाड़ी ऑन होगी? गाड़ी ऑन ही नहीं होगी, क्योंकि जो उसका पानी है, पानी क्या हो गया? फ्रीज हो गया। इंजन क्या हो गया? इंजन को उसने बहुत ही कूल डाउन कर दिया है। इंजन को क्या कर दिया उसने? कूल डाउन कर दिया है। तो जो हमारी गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट होनी नहीं चाहिए, हमारी गाड़ी स्टार्ट होनी नहीं चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है? हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, और जो पानी है, वो पानी भी फ्रीज नहीं होता, वो भी क्या रहता है? लिक्विड स्टेट में रहता है। देखो टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, बट रेडिएटर के अंदर जो लिक्विड है वो फ्रीज ही नहीं हुआ। रेडिएटर के अंदर लिक्विड फ्रीज ही नहीं हुआ। एक्चुअल में होता क्या है? हम वहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करते हैं वाटर के साथ, जो उसको फ्रीज ही नहीं होने दे रहे, जो उसको फ्रीज, मतलब एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर बना दिया उन्होंने, एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर। अगर हम वाटर के अंदर NaCl डालें, देखो नॉर्मल जो वाटर है, नॉर्मल वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा? हमारा फ्रीज होगा। बट अगर हम उसका NaCl के साथ सोल्यूशन बना दें, अगर हम NaCl के साथ उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं, तब वो -21 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? फ्रीज होगा। पहले 0 डिग्री पे फ्रीज होता था, अब -21 पे जाके फ्रीज होगा। मतलब -10 पे अगर मैं बात करूं, -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? लिक्विड स्टेट होगी। -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी? लिक्विड स्टेट होगी। ऐसी में अगर कैल्शियम क्लोराइड ले लूं, ये तो इसने तो गजब ही कर दिया, -55 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या होगा? फ्रीज होगा। कितने पे जाके फ्रीज होगा? -55 डिग्री सेल्सियस पे। -10, 20, 30 सब पे क्या रहेगा? 40, 50 क्या रहेगा? लिक्विड स्टेट में रहेगा। -55 पे क्या होगा? फ्रीज होगा। 0 पे फ्रीज होगा ही नहीं। और हम सोच रहे थे कि 0 पे क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। 0 पे फ्रीज होगा ही नहीं। तो जो गाड़ी है उसके अंदर रेडिएटर में क्या करते हैं? हम पानी के साथ कुछ ना कुछ और सब्सटेंस ऐड करते हैं, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर बना देते हैं। वो क्या करते हैं? एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर बना देते हैं। एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने से क्या होगा? एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब है कि वो फ्रीज ही नहीं होंगे आसानी से, मतलब -5 या -10 पे फ्रीज ही नहीं होंगे वो एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर, जो क्या रहेंगे? लिक्विड स्टेट में रहेंगे। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जिन कंट्रीज के अंदर जो स्नोफॉल होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा होती है। सड़कों पर क्या होता है? हर जगह स्नो होती है। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? उसको रिमूव करने के लिए वो NaCl डालते हैं उसके ऊपर,
इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, वो NaCl डालते हैं। तो जैसे उसके ऊपर NaCl डालेंगे, NaCl डालने से क्या होगा, NaCl डालने से वो लिक्विड स्टेट में जल्दी आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि NaCl और वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -21 डिग्री सेल्सियस। कितना है इसका, -21 डिग्री सेल्सियस। और नॉर्मल टेम्परेचर हो रहा है वो वहाँ पे -10, -5, तो फ्रीजिंग नहीं होगा, वो क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो यही है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। जैसे हम उसके अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस को नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट को क्या करते हैं, हम उसको ऐड करते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना ही हम क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना ही क्या होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। और क्रायोस्कोपी, क्रायोजेनिक क्रायोस्कोपी, ये हमारा ऑपरेटर्स होता है जहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करते हैं हम, उसको उसकी जो वैल्यू, उसको वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्रायोस्कोपी उस ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया किस तरह काम करने वाला है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं वही कि जो हमारा पहली बात, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत राज छिपे हुए हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट के जो हम नॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं, नॉर्मल डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म बोथ एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। कि जहाँ पे हमारा सॉलिड भी और लिक्विड भी दोनों ही क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। सो द टेम्परेचर एट विच when solid form and liquid form of same substance exist in equilibrium, एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। जहाँ पे जो हमारी सॉलिड स्टेट है और जो हमारी लिक्विड स्टेट है, दोनों ही क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। जहाँ पे हमारी सॉलिड स्टेट है और जहाँ पे हमारी लिक्विड स्टेट है, दोनों ही क्या करेंगे, दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, ये हमें ऑलरेडी पता था, ये हमें बचपन से पता है ये वाली डेफिनेशन। तो नई डेफिनेशन क्या है, नई डेफिनेशन हम वेपर प्रेशर के ऊपर देते हैं। नई डेफिनेशन क्या देते हैं, वेपर प्रेशर के ऊपर देते हैं। और जो ये नई डेफिनेशन है, मतलब नई डेफिनेशन तो पुरानी है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं उसको सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, हमने जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने बात करी थी कि बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होता है कि जब उसका वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट उसको बोलेंगे कि जब हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। जो हमारा लिक्विड है, डेफिनेशन से यही है, जो हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। फिर एट विच द टेम्परेचर एट विच व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट is equal to वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट कह रहे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है कि जहां पे जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर किसका, लिक्विड स्टेट का, किससे इक्वल हो जाए, वो इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। अब देखो, अब हम करते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दूं NaCl के साथ, फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, -21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो गया। यही जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, हमारा डिक्रीज हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट करेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कि whenever non-volatile solid substance is added, the freezing point of solution decreases as compared to freezing point of प्योर लिक्विड। ये प्योर लिक्विड क्या होगा हमारा सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। जैसे वाटर का बोल रहा हूँ कि मैं 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और NaCl सैचुरेटेड NaCl सोल्यूशन कितना -21 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस कितना है, 21 का डिफरेंस आया, तो 21 ही क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। 21 ही क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल होगा। देखो यहाँ पे ये बताओ कि सोलवेंट का ज़्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट या फिर सोल्यूशन का ज़्यादा है। देखो डिप्रेशन मतलब कम हो रहा है, तो सोल्यूशन का तो क्या है, सोल्यूशन का तो डिक्रीज हो गया ना, सोल्यूशन का कम है, सोलवेंट का क्या है, ज़्यादा है। तो अब की बार पहले क्या आएगा, पहले आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। अब की बार पहले क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, और माइनस क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा ऑफ TF, सोलवेंट का मतलब है TF नोट, और सॉल्यूशन का मतलब है जस्ट TF है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जस्ट TF है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा ऑफ TF इज इक्वल टू TF नोट माइनस TF, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नोट माइनस TF आ जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो वहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सोल्यूशन का मैंने पहले लिखा था और सोलवेंट का क्या लिखा था, बाद में लिखा था। क्यों, क्योंकि सोल्यूशन का ज़्यादा था, सोलवेंट का क्या था, कम था। यहाँ पर सोल्यूशन का कम है, सोलवेंट का क्या है, ज़्यादा है, तो मैं सोलवेंट को पहले लिखूंगा, सोल्यूशन को क्या लिखूंगा, मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो TF नोट है वो ज़्यादा है और TF क्या है, TF कम है, TF नोट ज़्यादा और TF क्या है यहाँ पर कम है। तो ध्यान रखने का जो डेल्टा TF है ये क्या होगा हमारा, ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। वहाँ पे डेल्टा TB था, वो भी क्या था, पॉजिटिव था। तो यही ध्यान रखना है कि आपने इसको पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने सोल्यूशन माइनस सोलवेंट किया था, यहाँ पे हम कर रहे हैं सोलवेंट माइनस सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सोल्यूशन का ज़्यादा था, यहाँ पे सोलवेंट का ज़्यादा है, ठीक है। तो जो जिसका ज़्यादा होगा वो आगे रखो, वो आगे आएगा, और माइनस क्या करोगे, जो कम है, ठीक है। तो यही क्या होगा हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। कितना फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। कितना जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर। तो ये हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं आपको उसको ग्राफ के बेस पे समझाऊंगा। देखो फेज डायग्राम वाटर का मैंने कराया है, मैंने वहाँ पे करा दिया, ठीक है। तो आपने वहीं से करना है फेज डायग्राम वाटर का। यहाँ पे हम नॉर्मल सिंपल डायग्राम करेंगे और फटाफट इसको कर लेंगे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट करेंगे ग्राफ। ग्राफ के बेस पे समझते हैं कि कैसा जो हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो ग्राफ, मैं पूरा ग्राफ नहीं समझाऊंगा आपको, फेज डायग्राम, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको। ठीक है, ये हो गया हमारा फेज डायग्राम। हमें पता है कि यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है टेम्परेचर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रेशर करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्रेशर करते हैं। क्लियर। ओके, ये तो था हमारा प्योर सॉल्वेंट का है। ये किसका, ये प्योर सॉल्वेंट का है। ये हमारा O पॉइंट हो गया, ये हमारा OA पॉइंट, ये हमारा OB पॉइंट, यहाँ पे A हमारा OC पॉइंट हो गया, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमारा सॉल्वेंट का होगा। अगर मैं सोल्यूशन का बनाऊं, देखो सोल्यूशन का मैंने बनाया था ना, सोल्यूशन का अगर मैं बनाऊं यहाँ से,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का होगा। ये हमारा किसका होगा, ये हमारा सोल्यूशन का होगा। ये किसका होगा, ये हमारा सोल्यूशन का होगा ये, ठीक है। ओके, लेट्स से कि ये हमारा क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये कितना है, ये हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हम पता नहीं कि जो वाटर का जो हम फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं वो कहाँ देखते हैं, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है ना, वो किस पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ठीक है। अब देखो ये सोलवेंट है और ये क्या है, सोल्यूशन है। ये सोलवेंट है और ये क्या है, ये हमारा सोल्यूशन है। ये हो गया हमारा जैसे 1 एटमॉस्फेयर पे सोलवेंट का हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, TF नोट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, TF नोट बोलेंगे। क्लियर। अच्छा, ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, हमारा सोल्यूशन है। ये क्या हमारा सोल्यूशन है। देखो सोल्यूशन इस पॉइंट पे मीट किया, सोल्यूशन को उसने इस पॉइंट पे क्या किया, मीट किया, ठीक है। तो सोल्यूशन का कैसे आएगा, ये आएगा, और ये क्या होगा हमारा, TF होगा, ठीक है ना। ये तो हमारा सोलवेंट हो गया ब्लैक, और ये जो ब्लू है वो किसका हो गया, हमारा सोल्यूशन का हो गया। अब देखो हमें साफ पता चल रहा है कि TF नोट ज्यादा है और TF क्या है, कम है। फेज डायग्राम से हमें क्लियर पता चल रहा है कि TF नोट ज्यादा है और TF क्या है, यहाँ पे कम है। तो लिखोगे आप जो TF नोट है वो ज्यादा है और TF क्या है, TF हमारा कम है, ठीक है ना। तो हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा ऑफ TF क्या आएगा, वो जो ज्यादा है। ज्यादा कौन है, TF नोट ज्यादा है। सो TF नोट माइनस TF नोट माइनस TF, ये क्या होगा हमारा, डेल्टा ऑफ TF होगा। ये क्या होगा हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये क्या होगा हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। क्लियर। डेल्टा TF दैट इज TF नोट माइनस TF, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ग्राफ से हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फेज डायग्राम वाटर का हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको फेज डायग्राम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम डेरिवेशन करेंगे कि जो हम डेल्टा TF है, डेल्टा TF की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर हम एक दो टर्म्स और नहीं आएंगी। जैसे हमने जो लास्ट डेरिवेशन किया था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, इसका डेरिवेशन भी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा ऑफ TF, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा TF, ठीक है। देखो हमें पता है कि जो हमारा डेल्टा TF है, हमें पता है कि जो हमारा डेल्टा TF है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे भाई मैंने आपको बताया कि वाटर है, वाटर 0 डिग्री पे जाके क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है, 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है। अगर मैं उसका NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दूं, अगर मैं उसका NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दूं, तो वाटर अब 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा। मैंने बताया ना -21 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, फ्रीज होगा। -21 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, फ्रीज होगा, ठीक। इस एक्सपेरिमेंट को आप वैसे घर भी कर सकते हो। क्या नॉर्मल आप में एक ग्लास ऑफ वाटर लो, एक प्योर वाटर लो और एक क्या लो, एक NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दो और दोनों को क्या रख दो, फ्रीजर के अंदर रख दो। तो उसको थोड़े थोड़े टाइम बाद चेक करते रहो, आधे घंटे के अंदर फ्रीज हो जाता है नॉर्मल वाटर, ठीक है। थोड़े टाइम में चेक करते रहो कि जो नॉर्मल वाटर है वो तो फ्रीज हो जाएगा, दूसरा वाटर है वो आसानी से फ्रीज नहीं होगा। ये आप घर भी कर सकते हो, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हम वाटर है सैचुरेटेड सोल्यूशन NaCl का, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -21 डिग्री सेल्सियस है। उसका कितना, -21 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि मैंने वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में NaCl को ऐड कर दिया। हाँ, मैंने मैक्सिमम अमाउंट में NaCl को ऐड कर दिया। अगर मैं कम ऐड करूँगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इतना ज़्यादा डिक्रीज होगा ही नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इतना ज़्यादा डिक्रीज होगा ही नहीं, ठीक है। देखो पहले अगर वाटर का 0 था और जो सैचुरेटेड सोल्यूशन NaCl का था उसका कितना था, -21 था। डिफरेंस कितना है, 21 का। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 21 होगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 21 होगा, ठीक है। अब मैं NaCl को कम ऐड कर रहा हूँ, मैं NaCl को कम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में लेट्स से कि सोल्यूशन का -10 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। सोल्यूशन कितना आ रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, 10। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 10 होगा। तो जितना ज़्यादा हम सोल्यूट ऐड करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। उतना ज़्यादा क्या होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। उतना ज़्यादा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उतना ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। और उतना ज़्यादा दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। उतना ही डिफरेंस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो जो हमारा डेल्टा TF है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, X2 के। जो हमारा डेल्टा TF है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वो X2 के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, मैं कॉन्स्टेंट लिख रहा हूँ K इंटू में X2 हो गया। तो K क्या हो गया हमारा, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट।
के को क्या लिख रहा हूँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को उठाया मैंने, कोई के कांस्टेंट लगा दिया। अब देखो x2 हमें पता है कि x2 क्या होता है, n2 अपॉन में n1 प्लस n2 इंटू में के, क्या होता है हमारा x2, तो वो क्या होता है n2 अपॉन में n1 प्लस n2 होता है। अब देखो जो ये हम बात करते हैं ना, ये हम वैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात नहीं करते कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम बात करते हैं कि जो हमारा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। और वैसे आपको बताऊं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में NaCl लेंगे ही नहीं हम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में NaCl लेंगे, NaCl कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जैसे हम NaCl को वाटर में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। और जब हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था तो मैंने वहाँ पे आपको लिखवाया था कंडीशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कि कोई भी डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, कोई भी एसोसिएट नहीं होना चाहिए, तो NaCl नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। NaCl से भी डिक्रीज होता है, वो हम आगे करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेंट हो फैक्टर, उसके बेस पे उसको एक्सप्लेन करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एज सच डायरेक्ट नहीं आता वो, ठीक है, उसके लिए अलग केस किए हुए हैं हमने, ओके। तो अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन, हमें पता है कि फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन हमें पता है कि डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, जो ये N2 है इस N2 को नेगलेक्ट कर देंगे। सो जो डेल्टा TF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, N2 बाई N1 इंटू में K। डेल्टा TF है किसके इक्वल हो जाएगा, N2 बाई N1 इंटू में K के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। तो डेल्टा TF हमारा किसके इक्वल हो गया, N2 बाई N1 इंटू में K। अब हमें पता है कि जो N1 होता है, N1 क्या होता है, N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में K, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा डेल्टा TF आ गया, N2 अपॉन में गिवन मास, ये तो किसमें, ये हमारा ग्राम्स के अंदर होता है। देखो जो नंबर ऑफ मोल्स में जो मास निकालते हैं गिवन मास ग्राम के अंदर होता है। मोलर मास कहाँ जाएगा, मोलर मास हमारा ऊपर जाएगा, डन, ओके। अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे 1000 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 से क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, 1000 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 1000 से क्या करूँ मैं इसको डिवाइड करूँ। सो N2 अपॉन में W1 इंटू में ग्राम, 1000 से कर दिया मैंने इसको मल्टीप्लाई, इंटू में K इंटू में mm1 अपॉन में 1000 से क्या कर दिया मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा है कि ये मोलैलिटी आ गई है, ये क्या आ गया, मोलैलिटी आ गई है, N2 बाई W1 इंटू में 1000, ये क्या आ गई, ये मोलैलिटी आ चुकी है, ये क्या आ गया, मोलैलिटी आ गई है, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा डेल्टा TF मोलैलिटी इंटू में, ये क्या हो गया, K इंटू में mm1 अपॉन में 1000, K इंटू mm1 अपॉन में 1000, ठीक है। देखो K भी कॉन्स्टेंट है, मोलर मास सॉल्वेंट का ये भी एक फिक्स वैल्यू है, और 1000 ये भी क्या कॉन्स्टेंट है। तो इन तीनों की जगह एक हम अलग से कांस्टेंट ले लेंगे जिसको हम बोलेंगे KF, क्या बोलेंगे, KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो जो हमारा KF है, KF किसके इक्वल आ गया, वो K इंटू में mm1 अपॉन में 1000, ठीक है। तो जो अल्टीमेटली जो हमारी वैल्यू है डेल्टा TF वो क्या बन गया, KF इंटू में m, डेल्टा TF किसके इक्वल आ गया, KF इंटू में m के इक्वल आ गया, क्योंकि ये पूरी वैल्यू को हमने क्या ले लिया, KF ले लिया, सारा कांस्टेंट था, ये भी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट गिवन होता है वो आपको KF गिवन है, वो क्या गिवन है, आपको KF गिवन है, ओके। चलो जी नेक्स्ट करेंगे। देखो हमारा क्या आ गया, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m आ गया, हमारा डेल्टा TF है KF इंटू में क्या आ गया, m आ चुका है ये, ठीक है। और KF को हमने क्या बोलता, KF को क्या बोलता, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो जो KF है, KF क्या हो गया हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, देखो KF की वैल्यू क्या निकलेगी, KF की वैल्यू निकलेगी डेल्टा TF अपॉन में m, डेल्टा TF अपॉन में m, ठीक है। अब देखो डेल्टा TF की यूनिट क्या होती है, तो टेम्परेचर है केल्विन में, अपॉन में मोलैलिटी, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर kg, सो मोल पर kg, तो यूनिट क्या आएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल, क्या यूनिट आएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है।
के एफ की भी यही यूनिट है, के बी की भी हमने यही यूनिट की थी। ओके, अब देखो जो हमारा डेल्टा टी एफ है इज इक्वल टू के एफ इंटू में, अगर मैं मोलैलिटी को 1 को पुट कर दूँ, अगर मैं मोलैलिटी को 1 पुट कर दूँ, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। जब मैं मोलैलिटी को 1 पुट करूँगा तो जो मेरा के एफ है वो किसके इक्वल आ गया, डेल्टा टी ऑफ एफ के। जो मेरा के ऑफ एफ है किसके इक्वल आएगा, डेल्टा टी ऑफ एफ के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent, कि when 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent का मतलब है कि ये क्या होगी, हमारी मोलैलिटी हो गई है, मोलैलिटी मतलब 1 हो गई है। ठीक है, तभी जो हमारा के एफ है वो किसी इक्वल आ जाएगा, डेल्टा ऑफ टी एफ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होगा, हमारा इसका फॉर्मूला होगा। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूले आ गए हैं। देखो मैंने आपको जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे, वो कराए थे मैंने आपको थर्मोडायनेमिक के बेस पे भी कराए थे। ठीक है, तो वही सेम थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे फॉर्मूले हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में भी करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमने डेरिवेशन की थी, उसको किस तरह सोल्व करते हैं, यहाँ पे हम कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन दोनों की क्या है, वो सेम है। ठीक है, यहाँ से सिंपल हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, on the basis of थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। ओके, देखो वहाँ पे जो हमारा सबसे जो फर्स्ट फॉर्मूला हम करेंगे, जैसे डेल्टा ऑफ टी एफ निकालेंगे, डेल्टा ऑफ टी एफ निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ऑफ टी एफ निकालने का फॉर्मूला है आर टी एफ नोट का स्क्वायर इंटू में एम इंटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में 1000 इंटू में डेल्टा ऑफ एच, इंटू में क्या आएगा, डेल्टा ऑफ एच आएगा। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला हमारा ये आ गया, एक तो फॉर्मूला क्या आ गया, एक तो फॉर्मूला हमारा ये आ चुका है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच तो क्या है, मोलर हीट है, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल या फिर कैलोरी पर मोल। क्लियर, और जो हमारा जो LVAP है, LVAP क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच बाय में मोलर मास ऑफ सोलेंट का पुट करेंगे, तो जो इसकी यूनिट है, यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। ठीक है ना, लास्ट उसमें मैंने आपको सही से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। ओके, तो जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आर इंटू टी एफ नोट का स्क्वायर इंटू में एम अपॉन में 1000 इंटू में LVAP लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे हम, के एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो के एफ की वैल्यू में ये मोलैलिटी नहीं आएगी, तो फॉर्मूला क्या होगा, आर इंटू टी एफ नोट का स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इंटू में क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा टी एफ आ गया, ये हमारा के एफ आ गया। वही आपने देखना है कि अगर आप जो हीट है, हीट आपको अगर आपको पर मोल के अंदर गिवन है, इसका मतलब आपको डेल्टा एच गिवन है। ठीक है, तब आपको मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी पुट करना पड़ेगा। बट अगर आपको जो हीट है, अगर आपको हीट पर ग्राम के अंदर गिवन है, तब आपको मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो के एफ है, के एफ वाटर का भी निकाल सकते हैं, के एफ ऑफ वाटर। ठीक है, हमें पता है कि जो टी एफ है, टी एफ वाटर का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है, वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो के एफ क्या आएगा, आर की वैल्यू क्या होगी, 2 कैलोरी इंटू में जो टी एफ है, टी एफ कितना 273, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू में लेटेंट हीट कितनी है, 80 है। पूरी वैल्यू को सोल्व करके तो जो के एफ है वाटर का, वो कितना आएगा, 1.86, और यूनिट क्या है के एफ की, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो 1.86 क्या आ जाए, केल्विन किलोग्राम पर मोल। के बी क्या आया था वाटर का, वो था 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये के एफ वाटर का है।
ठीक है। तो के एफ वाटर का तो के एफ और के बी वाटर का याद रखना ये, ठीक है। तो ये क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें देता नहीं है तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। बाकियों की वैल्यू आपको देगा। ओके, सो ये था हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर क्रायोस्कोपी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। जो हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था उससे ही रिलेटेड है ये सारा, ठीक है ना। उसी के साथ ही हमने क्या किया, इसको रिलेट करके सोल्व किया। ओके, तो इसके बाद सिर्फ हमारा अब एक टॉपिक रहता है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज वेन थॉ फैक्टर, उसको हम करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।